चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, आज ही की क्लास में कंप्लीट करना है, रिवीजन है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, पहले का तुम्हारा जो क्लास नोट्स है वही क्लास नोट से पहले थ्योरी कंसेप्ट में समझा दे रहा हूँ, फिर अपने सम्स करेंगे। तो उसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सम सॉल्व करना, खाली कंसेप्ट को समझो। ऑलरेडी नोट तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। और अदरवाइज भी हम इसका पीडीएफ तुम्हारे पास शेयर कर देगा जो नोट्स है उसका। तो अभी सबसे पहले आओ, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब होता है बेसिकली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होती है, द अकाउंटिंग इज नोन एज द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अगर उसकी अकाउंटिंग करे तो। बट फिक्स्ड एसेट्स भी तीन तरीके के होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, समझ के रखो। ये मैंने लिखवाया भी है। देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, अब फिजिकल आइटम्स जिसमें लॉस ऑफ वैल्यू होती है ओवर टाइम। फिजिकल आइटम मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ये एक ध्यान रखना। अब उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, वो अपने को समझना है। जिसमें एक चीज ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हम लोग अप्लाई किस पे करते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे ना। तो मतलब इक्विपमेंट पे अप्लाई होगा, व्हीकल्स पे, बिल्डिंग्स पे, मशीनरीज पे अप्लाई होगा, यस अप्लाई होगा। लेकिन क्या लैंड पे अप्लाई होगा? नो, क्यों नहीं अप्लाई होगा? बिकॉज लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। क्यों नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका अनलिमिटेड लाइफ होता है। जिस भी एसेट्स की लाइफ लिमिटेड होगी वो डेप्रिशिएबल होगा। इफ अनलिमिटेड लाइफ है, डेप्रिशिएबल नहीं होगा। तो लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, ये ध्यान रखना। एंड लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर ये लैंड फ्री होल्ड लैंड है तो ये नॉन डेप्रिशिएबल है। सिर्फ लैंड लिखा है तो फ्री होल्ड लैंड ही मानते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल है। बट अगर ये लीज होल्ड लैंड है तो डेप्रिशिएबल एसेट है। लीज होल्ड मतलब आप कितने कुछ पीरियड के लिए किसी से लिए हो, तो दैट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। हम सपोज कर लो कि आनंदी से 50 साल के लिए एक बिल्डिंग खरीद लेता है, एक लैंड खरीद लेता है। खरीदता है मतलब लैंड यूज करने के लिए लेता है 50 साल के लिए। तो अगर हम यूज करने के लिए ले रहे हैं तो हम 50 साल तक यूज कर सकते हैं ना, उसके बाद तो नहीं यूज कर पाएगा। तो 50 साल तक के लिए मेरा एसेट है, उसके बाद नहीं है। तो दैट लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट फॉर मी, क्योंकि लीज होल्ड है। लीज मतलब स्पेसिफिक पीरियड के लिए किसी से रेंट पे लेना। उसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो वो क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। फ्री होल्ड लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। अब मैंने देखो लिखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुडविल, इस पे भी क्रॉस दिया गया, मतलब इस पे भी डेप्रिशिएशन नहीं होता है, बिकॉज दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। एंड इनटेंजिबल एसेट जो होता है उनके वैल्यू में भी रिडक्शन होता है, बट दैट इज नॉट टर्म्ड एज अ डेप्रिशिएशन, दैट इज टर्म्ड एज अ amortization. And here we are going to discuss depreciation accounting, not amortization accounting. इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन को हमें पढ़ना ही नहीं है, बट हाँ इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन जो होता है उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। तो बेसिकली अभी तुम लोग क्या समझा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वन इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अनदर वन इज इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बट एक और फिक्स्ड एसेट्स होता है, दैट इज वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स। वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या हो गया, यू कैन से लाइव स्टॉक, यू कैन से बेसिकली क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा, दैट आर व्हाट वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स। वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है पता है, जो फिजिकली दिखाई देता है। फिजिकली दिखाई देता मतलब टेंजिबल है, बट उसके वैल्यू में रिडक्शन भी खुली आंखों से दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया ना, फर्नीचर खरीदा, इसकी 10 साल लाइफ है, 10 साल बाद ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा, क्या इसका हाइट छोटा हो जाएगा? नहीं होगा। टेंजिबल है, दिख रहा है, लेकिन इसके वैल्यू में रिडक्शन नहीं दिख रहा है। बट अगर सब उसको माइंस की बात करते हैं, तुम एक कॉपर माइन खरीद लिया, तो माइन से क्या करोगे, कॉपर एक्सट्रैक्ट करोगे। एक लेवल तक एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, कॉपर खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू में रिडक्शन दिखाई दिया ना तुमको, टेंजिबली भी दिखाई दिया, वैल्यू में रिडक्शन भी दिखाई दिया। तो सच काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर नोन एज द वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स। वेस्ट खुली आंखों से दिखाई देता है, तो उनकी भी अकाउंटिंग हमें नहीं समझनी है। उनकी अकाउंटिंग क्यों नहीं समझनी है, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग जो होती है उसको क्या बोला जाता है पता है, चलो लक्ष्य बताएगा। लक्ष्य, ये वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन को डेप्रिसिएशन बोला जाता है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन को अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन को राघव क्या बोलते हैं, वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? भी कोई बच्चा धीरे से बोला, हमको सुनाई दिया, तुम बता, तुमको सुनाई, डिप्लीशन, उसको डिप्लीट होता है, डिप्लीशन बोला जाता है। वो भी हम लोग को समझना नहीं है, लेकिन थ्योरी के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट हम लोग समझे। अब आओ, फिक्स एसेट्स क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पे नहीं समझना है। देखो सबसे पहले और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते समय हम तुम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है।
डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आप उसका पैसा किसी को थोड़ी देते हो। लाइक स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, किसी को रेंट पे कर रहे हो, वैसे डेप्रिसिएशन का पैसा भी किसी को दोगे नहीं ना। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू कहाँ कम जाके करोगे तुम लोग सबको फाइनल अकाउंट कर चुका है, तो एसेट्स कहाँ पे दिखाते हो, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जाना, एसेट्स की वैल्यू को कम कर देना, राइट। एक ये पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा, जो वैल्यू कम हुई मेरे लिए तो नुकसान है, तो नुकसान है तो कहाँ दिखाएंगे, लॉस है पीएल डेबिट में, तो पीएल डेबिट में जाके एज एन एक्सपेंडिचर दिखा देना। तो इसका ट्रीटमेंट प्लेसमेंट ये होता है, डेप्रिसिएशन को अपने एसेट से लेस कर देते हैं एंड दूसरा क्या करते हैं, उसको पीएल में डेबिट में दिखा देते हैं। ये काम करते हैं। इससे क्या पता चलता है मुझे, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट पर पोजीशन पता चलता है। देखो बैलेंस शीट में दिखाओगे तो फाइनेंशियल पोजीशन सही सही पता चलेगी, और यहां पे दिखाओगे तो क्या पता चलेगा, रिजल्ट सही पता चलेगा, राइट। ये दो चीज पता चलेगी। एंड इसके साथ साथ ये डेप्रिसिएशन तुम पीएल में चार्ज तो कर दिया, चार्ज करने से क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, बट किसी को पैसा दिए, प्रॉफिट तो घर में ही पड़ा रह गया। तो जो प्रॉफिट घर में ही पड़ा रह गया, क्यों पड़ा रह गया, क्योंकि मेरा ये जो एसेट है ये आज चल रहा है, कल चल रहा है, परसों चल रहा है, हो सकता है 15 साल बाद 10 साल बाद बेकार हो जाएगा, तो हम बिजनेस बंद कर देंगे क्या। बिजनेस तो चलाना है, उसको चलाने के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, और एक्यूमुलेट करके क्या करेंगे, 10 साल बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें कुछ और पैसा मिला के एक नया एसेट खरीद लेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशंस आर व्हाट, नंबर 1 टू गेट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट, टू गेट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, एंड नेक्स्ट एक पार्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फंड टू रिप्लेस एसेट। एंड इसके अलावा एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है देखो तुम अगर अकाउंट्स बनाओगे ना तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, टू कंप्लाई स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन, स्टेचुटरी मतलब लॉ, तो तुम मतलब इग्नोर नहीं कर सकता है, फॉलो करना ही पड़ेगा। तो टू अबाइड द लॉ अपने को ऐसा करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। वन इज टू गेट द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट, टू गेट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एंड लास्ट वन इज टू कंप्लाई द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ। क्वेश्चन ये आता है सर फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मतलब जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा। लैंड में मैंने तुम्हें बताई दिया है हर लैंड डेप्रिसिएबल नहीं होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये तो तुम लोग समझ चुके हो, डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते हैं तो क्वेश्चन कम्स टू व्हाई टू चार्ज डेप्रिसिएशन, क्यों चार्ज करें, क्योंकि भाई वैल्यू रिड्यूस होगा इसीलिए ना चार्ज करेंगे। वैल्यू रिड्यूस होगा तो किस रीजन से होगा ये हम लोग जानना चाहते हैं, व्हाई टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो रीजंस टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशंस आर बेसिकली नंबर 1, कोई भी एसेट खरीदेगा तो बिना यूज किए रख देगा क्या, यूज तो करेगा, तो यूज करेंगे तो वैल्यू कम होगी। तो नंबर 1 रीजन इज वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब यूज करना, तो आप यूज करोगे तो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करेगी। नंबर 2 एफ्लक्स ऑफ टाइम, आप चलो यूज नहीं भी किए, आप एक एसेट खरीद लिए, खरीद के रख दिए, आप 1 साल बाद यूज कर रहे हो, तो जब 1 साल बाद यूज करने जा रहे हो तो क्या उसकी वैल्यू जब खरीदे थे 1 साल पहले वही सेम रहेगी, नहीं, क्यों, टाइम गैप आ चुका है। और उसके अलावा क्या रीजन हो सकता है, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, नया इनोवेशन, नई चीज आ जा रही है। अगर सपोज कर लो तुम एक कोई एसेट खरीदता है, एक कंप्यूटर खरीदता है, एक लैपटॉप खरीदता है, और उसके 6 महीने बाद उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी का लैपटॉप आ जाता है सेम प्राइस पे या उससे कम प्राइस पे, तो तुम्हारे लैपटॉप की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट रिड्यूस कर जाएगी। तो ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस आपकी चीजें आउटडेटेड हो जाती है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के चलते, मतलब आपके एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एंड इसके अलावा लास्ट पार्ट इज अ लीगल राइट एक्सपायरेशन। लीगल राइट एक्सपायरेशन क्या होता है, ये जनरली लीज होल्ड एसेट्स पे अराइज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आनंदी से उसकी लैंड है, ये लैंड खरीद के रखी है, इसका फ्री होल्ड लैंड है, मैंने इससे 50 साल के लिए ले लिया और इसको 50 लाख रुपया दे दिया, तो 50 लाख रुपया मैंने एक साथ इसको अमाउंट दिया, तो मैं अपने बुक में उस अमाउंट को अपने बुक्स में एसेट्स में दिखाऊंगा, क्या बोल के, लीज होल्ड लैंड बोल के, और ये अपने बुक में भी एसेट में दिखाएगी, क्या बोल के, फ्री होल्ड लैंड बोल, बट दोनों एसेट्स में दिखा रहे हैं। बट डिफरेंस क्या पता है, इसके बुक में जो लैंड अपीयर कर रहा है ना वो नॉन डेप्रिशिएबल है क्योंकि वो फ्री होल्ड है, तो मेरे बुक में जो लैंड अपीयर कर रहा है वो क्या है, क्योंकि उसका लीगल राइट एक्सपायर करेगा, 50 साल बाद खत्म हो जाएगा, हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो लीगल राइट एक्सपायर हो रहा है, तो 50 साल बाद उसका वैल्यू 0 हो जाएगा 50 लाख का, दैट इज वाई दैट लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। क्यों, क्योंकि लीगल राइट एक्सपायर होगा।
तो बेसिकली दीज आर द 4 रीजंस जिसके चलते हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। वियर एंड टियर, फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस एंड लीगल राइट एक्सपायरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, हम लोग डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो देखो, अगर सपोज कर ले कि आर्यन को चाय बनाना आता है, आनंदी को आता है ना, चाय बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना, क्या चाहिए? शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, है ना, ये सब तो चाहिए ना, पानी चाहिए। तो बेसिकली वैसे ही क्या हुआ ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ कुछ चीजें तो चाहिए ना तुमको। डेप्रिसिएशन होता क्या है, एसेट्स की लाइफ, एसेट्स के कॉस्ट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम एक 10 लाख का एसेट खरीदे, मेरे को लग रहा है इसकी लाइफ 10 साल ही है, तो हम एक नॉर्मल सेंस में बात करें, अगर तुमको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग नहीं भी आता है, तुम एक डॉक्टर है, एक बीटेक किया हुआ बंदा है, हम बोले एक 10 लाख का एसेट खरीद रहे हैं, 10 साल का लाइफ है, तो तुम क्या बोलेगा, हर साल 1-1 लाख रुपया वैल्यू कम हो जाए, नॉर्मली बोल देगा कि जो 1-1 लाख रुपया कम हो रहा है ये क्या है, 10 लाख को तो 10 हिस्सों में बांटे, है ना। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ बाइफरकेट कर देना, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बट हाँ, अब इसमें थोड़ा डिटेल कंसेप्ट आएगा, तो उसके लिए तुमको चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पता होना चाहिए, तभी तो तुम ऐसा कर पाएगा। और नंबर 2 क्या पता होना चाहिए, लाइफ ऑफ द एसेट पता होना चाहिए। और नंबर 3 क्या पता होना चाहिए, अरे भाई एसेट है, तुम उसको रद्दी के भाव में भी बेचेगा, जब वो बेकार हो जाएगा कुछ तो पैसा देके जाएगा, स्क्रैप वैल्यू पता होना, 3 चीजें पता होना चाहिए, राइट। तो अब सबसे पहले अपने आते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं, ये तुम लोग नॉर्मल अकाउंट्स जब शुरू से पढ़ रहा था ना, जर्नल्स एक्सेट्रा, तब भी तुम लोग पढ़ा था, जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, जब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता है, तब तक के सारे खर्चे उस एसेट्स के नाम से दिखाए जाते हैं। मतलब अपने क्या लेंगे, परचेज प्राइस लेंगे प्लस एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, और जब तक ये रेडी फॉर यूज ना हो, राइट। अच्छा, अब आ जाओ, जैसे हम एग्जांपल दे दिया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, सेकंड हैंड एसेट्स को खरीदने पे जो खर्चा, ठीक है। अब अपने आ जाओ लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट्स मतलब क्या हो, तुमको दिया रहेगा, ये कई बार तुमको पीरियड टर्म में दिया रहता है, कई बार प्रोडक्शन यूनिट टर्म में दिया। पीरियड टर्म क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट टर्म जनरली तुम लोग को क्लास 11 में नहीं देगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट कंसेप्ट आ जाता है, बट समझ के रखो। पीरियड टर्म क्या होता है, हम तुमको बोला लाइफ 10 साल है, दैट इज अ पीरियड टर्म। हम तुमको बोला, देख सपोज कर ले ये जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट आउट निकालता है। तो जब हम इससे खरीदा ना सप्लायर से, वो मेरे को बोला सर इससे आप 1 लाख पेजेस का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसके बाद बेकार है। इसका लाइफ क्या हो गया, 1 लाख पेज का प्रिंट आउट, मतलब प्रोडक्शन यूनिट के टर्म में मेरे को लाइफ दिया गया है। तो हम 1 लाख प्रिंट आउट हम सपोज कर ले 25 साल में निकालता है, तो 25 साल इसका लाइफ है। हम 2 साल में निकाल लेता है, 2 साल इसका लाइफ है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन यूनिट टर्म में दिया जाए तो लाइफ वैसे वेरी करता है, और अगर पीरियड टर्म में दिया जाए तो वैसे वेरी करता है। तो ऐसा चीज है, ये ध्यान रखना। अब आता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब एसेट एक्सपायर हो जाएगा, तो एक्सपायरी पे उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी, दैट इज नोन एज द स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, कुछ भी बोल सकते। अब हम लोग आते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। ये बहुत अच्छा तो ध्यान रखना, थ्योरी में पूछ सकता है क्या हर एसेट डेप्रिशिएबल होता है। ये यहां से तुमको आंसर मिलेगा, लैंड क्यों डेप्रिशिएबल नहीं है। जनरली क्या होता है ना, बहुत बार बच्चों से पूछते हैं ना, क्यों लैंड क्यों डेप्रिशिएबल नहीं है। तुम लोग को तो ठीक आइडिया है, बहुत बार बच्चा बोला क्योंकि लैंड का वैल्यू बढ़ता है इसलिए डेप्रिशिएबल नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं। लैंड क्यों डेप्रिशिएबल नहीं है, क्योंकि लैंड का लाइफ अनलिमिटेड। तो देख, डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, वो एसेट जिसकी लाइफ लिमिटेड होती है, वो एसेट जो टेंजिबल होता है, क्योंकि हम लोग तो डेप्रिसिएशन बात कर रहे हैं। और वो एसेट, हम घर में एसी लगाएंगे तो डेप्रिशिएबल है क्या, वैल्यू कम होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन कब आता है, जब बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो घर की चीजों का रिकॉर्डिंग थोड़ी होता है, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग होता है, तो बिजनेस यूज होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल रही है तभी वो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है, अदरवाइज वो डेप्रिशिएबल। लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, बिजनेस यूज होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अगर तीनों मिक्स होगा तभी वो बनेगा डेप्रिशिएबल एसेट, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब आ जाओ, अब हम लोग आते हैं, ये तो हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग आते हैं डेप्रिसिएशन को बुक्स में दिखाते कैसे हैं, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब तो जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करने का मतलब 2 तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है डेप्रिसिएशन बुक में। वन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट्स। इसमें क्या हो रहा है, तुम टू फिक्स एसेट्स कर रहे हो, फिक्स एसेट्स का वैल्यू बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तुम फिक्स एसेट्स को क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू कम हो गया, तुरंत एंट्री पास करते वैल्यू कम हो गया, तुम कर दिया ना डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स। लेकिन अगर दूसरा तरीका फॉलो कर सकता है, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम लोग अलग से इकट्ठा करके रखते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्चुअली में तो डेप्रिसिएशन इकट्ठा ही किया जा रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ, दो तरीका है, तुम एंट्री पास कर सकते हो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, या तुम दूसरा एंट्री पास कर सकते हो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बोथ द केसेस में डेप्रिसिएशन तो डेबिट ही हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना पड़ेगा कब, ईयर एंड में जाके, किससे, पीएल के थ्रू। तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन डेबिट है ना, तो क्लोज क्या करोगे, क्रेडिट, डेबिट किसको करोगे, पीएल को। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये। अच्छा, अब अपने आते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज के लिए तुम एंट्री पास कर दिया, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये तो एंट्री आधा है। क्यों आधा है पता है, बिना अमाउंट के जर्नल एंट्री का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, अमाउंट तो पता होना चाहिए। तो ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अराउंड 10 to 12 मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक मेथड तो तुम लोग का उससे भी रिलेट करेगा, जो हम नहीं बोला प्रोडक्शन यूनिट्स, उससे भी रिलेट करता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा है, बहुत सारे मेथड्स। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड, वन इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अनदर वन इज डब्ल्यूडीवी मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या बोलता है पता है, जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पे तुम उसे खरीदे हो, हमेशा डेप्रिसिएशन उसी पे चार्ज करना है। और डब्ल्यूडीवी मेथड क्या बोलता है, नहीं नहीं, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एक नया वैल्यू आता है एसेट का, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर, बस ये डिफरेंस है, जो भी अपने सम्स के थ्रू समझेंगे। तो एक मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दैट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इसको एक और नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है। डब्ल्यूडीवी मेथड में सिंपली ऑलवेज जो बुक वैल्यू रहेगा उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में दो तरीका हो सकता है, वन इज तुमको हम रेट दे देंगे कि 10% ऑन कॉस्ट चार्ज करना है, तो जो भी कॉस्ट होगा उसका 10% निकाल देना। और एक तरीका और होता है डब्ल्यूडीवी मेथड में, जब मैं तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दूं, मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा हूं, तो क्या करोगे तुम, तो सिंपली जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किया था ना, एक डॉक्टर है वो कैसे कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ बांट देगा। लेकिन भाई स्क्रैप वैल्यू तो डेप्रिशिएट होगा ही नहीं ना। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होगा, जैसे आज तुम 10 लाख में एक एसेट खरीदा, वो बंदा तुमको जो सप्लाई किया ना, बोला सर इसकी स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद 1 लाख रुपया होगी, आप मेरे को आके वापस दे दीजिएगा, हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। तो मेरा वैल्यू जो जीरो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9 लाख ही हो रहा है ना, 1 लाख तो हो ही नहीं रहा है। 10 लाख हम उसको आज दिया, 10 साल बाद हम जाएंगे उसको वही एसेट वापस देंगे, वो मेरे को 1 लाख रुपया वापस दे देगा, तो मेरा 9 लाख रुपया जीरो हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, वो जो वैल्यू जीरो हो रहा है वही तो डेप्रिसिएशन है। तो तुम फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट समझता है तो अच्छा बात है, नहीं तो लर्न कर लो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, यू विल गेट द एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैलकुलेशन एनुअली होगा। अब तुम उस एसेट्स को 2 महीना यूज करो तो 2 महीना का डेप्रिसिएशन होगा, 3 महीना यूज करो तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन होगा। कैसे निकालेगा, तुम्हारा जो निकलेगा वैल्यू वो पूरा 12 मंथ्स का निकला, डिवाइडेड बाई 12 कर देना, 1 महीने का आ जाएगा। अब तुमको 4 महीने का चाहिए तो इंटू 4 कर देना। ये सब तो सबको आता होगा। तो ये एक ब्रीफली कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग सीधा मूव ऑन करेंगे सम्स में, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे सम्स को करना है। पहले ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जाएंगे, फिर डब्ल्यूडीवी मेथड में जाएंगे। स्टडी मैट में आ जाओ, पेज नंबर 204। पेज नंबर 204 का सबसे पहले सम नंबर 1 में आ रहे हैं अपने। सम नंबर 1 में सिर्फ हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सम नंबर 1, और उसका पहले डेप्रिसिएशन किया था ना, नहीं किया था, तो अभी थोड़ा फास्ट ट्रैक हुआ है, एक बार ना जाके वापस से रिकैप करना, सम्स के थ्रू समझ में आ जाएगा सब। ये कंसेप्ट हम बहुत फास्ट डिस्कस किया है, इसका किया हुआ उसको तुरंत समझ में आया होगा, इसका नहीं किया हुआ उसको एक बार वापस से जाके समझ। उसमें टेंशन मतलब, सम्स तो आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं सम नंबर 1, पेज नंबर 204। सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है। एक बार जल्दी से ट्राई करके दो तो, ये तुम लोग अपने आप कर सकते हो। पेज नंबर 204, पेज नंबर 204। सजा
यूज करो उसको, यूज एंड थ्रो होता है, ऐसा कोई रखना थोड़ी है हम लोग को यूज एंड थ्रो बोलने के लिए। हाँ 2000 2000 देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे कुछ है नहीं। 25,000 में तुमने मशीन खरीदी एंड लाइफ 10 साल है जिसमें स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, तो तुम डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? तुम लिखोगे एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू 25,000 स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाई लाइफ 10। इसका मतलब ₹2000 इज एनुअल डेप्रिसिएशन। इफ आई विल आस्क कि भाई 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो, तो तुम क्या करोगे कि 2000 को इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे ना, ये करोगे ना। चलो इसमें और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं सीधा एक सम में, एंड सम हम लोग ले रहे हैं दिस वन नंबर 2। पढ़ लो, अच्छा सम है, मतलब ये सारी चीजें आ जाएगी, परचेज सेल बहुत सारी चीजें आ जा रही है। और अच्छा मेरे को एक चीज ये बताओ, हम लोग ना नॉर्मली समझते समय तो हम तुम लोगों को पूरा बकायदा एकदम फॉर्मेट बना के करवाया था, ठीक है? तो वर्किंग वैसा वर्किंग में ही करवाएं कि डायरेक्ट सम्स में करवा दें वर्किंग्स? चलो देखो, तो वर्किंग वाला पार्ट अगर तुमको करना है ना, तो तुम एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले सम पढ़ के आइडेंटिफाई करना कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पार्ट ऑफ द मशीन को बेचा जाता है, एक मशीन का पार्ट बेचते हैं, तो हम लोग उसको 2 मशीन मान लेंगे, ठीक है? तो देख यहां पे क्या बोल रहा है, समझना इस चीज को। यहां पे मेरे को बोला जा रहा है कि भाई देखो आपके पास एक मशीन परचेज हुई है 25,000 की, ठीक है? ये मेरे को लग रहा है ये मशीन 1 है, अभी हम मशीन 1 ही लिख रहे हैं। फिर हम लोग एक 6,000 का एडिशंस किए, एडिशंस मतलब तुम ये मत मान लेना वही मशीन 1 है, दूसरा मशीन है, मशीन 2। एडिशंस मतलब परचेज, तो मशीन 2, ठीक है? फिर एक फर्दर एडिशंस हुआ, मतलब मशीन 3। फिर क्या बोल रहा है पता है? देखो बोलता है कि भाई हमने 30 जून 2017 को एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 जनवरी 2014 को 4,000 था, 1 जनवरी 2014 को तो ये मशीन खरीदी गई थी 4,000 इसका कॉस्ट था, मतलब 25,000 का मशीन तुम नहीं खरीदा था, तुम 4,000 का एक अलग मशीन खरीदा था, 21,000 का एक अलग मशीन खरीदा था, राइट? मशीन को 2 पार्ट में बांट दो, हम बोला ना पार्ट ऑफ द मशीन को अगर बेचोगे तो उस मशीन को 2 मान लेना। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, मशीन एक मशीन नहीं है, ये मशीन 1 भी है और मशीन 2 भी है, इसको मशीन 3 कर दे रहा हूं मैं, इसको मशीन 4 कर दे रहा हूं। हो गया, मतलब 4 मशीन है ना इन सिंपल वर्ड्स। अरे ऐसा जरूरी नहीं तुम नंबरिंग चेंज करो, बस समझ में आ गया ना, 4 मशीन है, क्लियर है ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? हम 1114 में से जो मशीन खरीदे थे उसमें 4,000 का मशीन बेचे, तो उस समय तो 25,000 का मशीन खरीदे थे, तो 4,000 का कैसे बेचेंगे? तो 25,000 में से 4,000 का बेचे, यानी 21,000 का एक अलग मशीन था, तो उस समय 21,000 और 4,000 2 मशीन हो गई, राइट? अब फॉर्मेट में आ जा रहे हैं। वैसे फॉर्मेट वाला पार्ट अच्छा है, लेकिन बहुत सारा बच्चा लोग नहीं करता है। देखो हम लोग क्या किए, जितने मशीन है उतने कॉलम्स बनाए, 2 एक्स्ट्रा कॉलम, 3 एक्स्ट्रा कॉलम, एक डेट का, एक पर्टिकुलर्स का, एक टोटल का। ऊपर एक हेडिंग दे देना, ये हम लोग का पेज नंबर 203 है ना, 204 सम नंबर 2। एनालिसिस ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट, क्या रेट है देखो तो, 10%, 10% पर एनम। क्योंकि जो पर एनम वर्ड लग जाता है ना, वो क्या डिनोट करता है पता है? कि जैसे ही तुम 10% हिट करोगे, वो तुमको अमाउंट जो कैलकुलेट करके देगा वो 1 साल का अमाउंट हो। जैसे 1 लाख, उस पर 10% हिट करो पर एनम, तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख का 10% 10,000 होता है, दैट 10,000 इज फॉर 12 मंथ्स। इसका मतलब ये होता है एट द रेट 10% पर एनम अंडर विच मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दिस इज अबाउट टोटल, डेट, पर्टिकुलर्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। अब मैं इनका अगर कॉस्ट लिखूं तो ओरिजिनल कॉस्ट मैं लिख ही दे रहा हूं यहां पे 4,000, ओरिजिनल कॉस्ट 21,000, ओरिजिनल कॉस्ट 6,000, ओरिजिनल कॉस्ट फोर्थ मशीन का क्या है 3,200।
हाँ 3200। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमने डेटा तो लिख लिया, और पता है एक चीज और समझाता है, तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा डेबिट क्रेडिट में, इसमें प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लस माइनस है। बस इतना पता होता है डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होती है, इतना तो सबको पता है। अब एक चीज बस पता कर लेना कि हम लोग अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो करते हैं ना, वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। विच वन यू आर फॉलोइंग, ये तुम देख लेना। तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, सब में बोला देखो तुमको 5 साल की अकाउंटिंग करनी है जो 2014 से स्टार्ट होगी 2018 को खत्म होगी, कैलेंडर ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर बोलता तो 2014-15 से स्टार्ट होगी 2017-18 को खत्म होगी, ऐसा बोलता। क्या था, हम लोग को गाइड करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो 2 साल का मिक्सचर रहेगा, और अगर कैलेंडर ईयर रहेगा तो सिंगल ईयर रहेगा। यहाँ पे सिंगल ईयर बोला है मतलब कैलेंडर ईयर है, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं, देखो 1 जनवरी जो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सिर्फ उसको लिखते जाओ, अभी तो डेबिट क्रेडिट भी नहीं करना है। तो हम लोग 1 जनवरी को एक मशीन परचेज किए, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 जनवरी 24 है ना, परचेजेस 14, है 1 जनवरी 14 परचेजेस। अपने कौन सी मशीन परचेज की है, एक 4000 की, एक 21000 की। तो देखो इन सिंपल वर्ड्स, तुम अगर ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी तुम M1 M2 M3 M4 कॉलम में दिखाओगे ना, उसका टोटल तुम्हारा टोटल कॉलम में जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया, 25,000। अब अपने आ जाओ, अब इसके बीच में ध्यान रखना, सिंस यू आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर तुम्हारा 2014 एंड कब होगा, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर में जो भी चीजें हो रही है टिल 31 दिसंबर वहां डालते जाओ। परचेज हो रहा है तो परचेज डालो, सेल्स हो रहा है तो सेल्स डालो, सब डालो। तो कुछ हो रहा है क्या ना। अब 2015 में जाके हो रहा है, तो भाई ईयर एंड में आके डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा, एंड डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू, लेस कर दो। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 को विल राइट डेप्रिसिएशन। हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कॉस्ट तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, 4000। 4000 का 10% 400 फुल ईयर के लिए आया है। क्या ये मशीन इस साल पूरे ईयर यूज हुई है, हाँ 400 पूरा ले लेंगे, तो पूरा 400 से वैल्यू कम कर देंगे। अब 21,000 का 10% 2100, ये मशीन भी फुल ईयर यूज हुई है, तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 2500। अब एक साल खत्म हो चुका है, तो उसको बैलेंस करके वैल्यू निकाल लेना, एंड वहां पे लिख देना 1115 बुक वैल्यू, दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ WDV। यहाँ पे वैल्यू आएगी 3600, और इधर कितनी वैल्यू आ रही है, 18900, एंड टोटल में वैल्यू अपनी कितनी है, 22,500। देखो एक चीज अब समझ लो, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये 2015 में भी क्या होगा, 4000 का ही 10%। WDV मेथड में चार्ज करना तो पता है क्या होगा, इस 3600 पे चार्ज। ये डिफरेंस है। WDV मतलब उस ईयर के बिगनिंग में क्या लिखी हुई वैल्यू है उस पर चार्ज करो, ठीक है। अब आओ समझ में, सूर्यन समझ गया ना ये। अच्छा अब आओ 2015 में जब तुम इन कर चुके हो, तो 2015 में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको देखो। 2015 में 1 जून 2015 को तुम एक मशीन परचेज कर रहे हो 6000 की, अपडेट करो 1 जून 2015 परचेजेस 6000 की मशीन, टोटल में डाल दो। अब क्या करना है, इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज, चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं 31/12/15। सिंस हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट तो ऑलवेज जो था वही रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कॉस्ट को एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि कॉस्ट तो हिस्ट्री में लगा हुआ रहता है ना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ही होता है। तो ये फिक्स्ड है, 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 ही होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोलता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए एट द रेट 10%, या एट 10%, या 10% पर एनम, ये सारी बातें, ये जो सारा सिंबल जो तुमको इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, एक ही चीज को डिनोट कर रहा है कि वैल्यू 10% से डेप्रिशिएट होगी, और ये 10% जो आएगा वो पूरे साल का अमाउंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको ऐसा लिख देता बाई 10%, या फिर सिर्फ 10% लिखता, तो इसमें मीनिंग चेंज हो जाता।
इसका मतलब होता है कंसीडर टाइम फैक्टर। कंसीडर टाइम फैक्टर का मतलब क्या होगा, तुम अगर 3 महीने यूज करो तो 3 महीने के डेप्रिसिएशन निकालना, 4 महीने यूज करो तो 4 महीने के डेप्रिसिएशन। अगर रेट इस तरह दे दी जाए बाई 10% या सिर्फ 10%, कुछ नहीं, पर एनम एट द रेट एट कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब टाइम फैक्टर इग्नोर हो जाएगा, कुछ नहीं, बस 10% ही चार्ज होगा। तुम मशीन को अगर 10 दिन भी यूज किया है तो बस 10% चार्ज होगा, और 2 महीना यूज किया तो भी 10%। इसमें टाइम फैक्टर इग्नोर हो जाता है, ये टेक्निकल पार्ट है, याद रखना, इग्नोर टाइम फैक्टर। सम अगर टेक्निकल बनाया जाए ना तो ये सब चीज डाली जाती है। सपोज कर लो हम तेरे को बोल दिया कि एक मशीन तुम परचेज किया 1 दिसंबर 2014 को 1 लाख में, ठीक है, ईयर एंड तुम्हारा 31 दिसंबर है। तो समझना कंसेप्ट, हमने बोला कि डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, 1 लाख का 10% और 1 मंथ ओनली, अपने कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना होता है, 1 लाख का 10% इज 10,000 और डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, 800 का डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं? लेकिन अगर यही हम लिखने का तरीका तुमको बोलता है डेप्रिसिएट इट बाई 10%, तो 10,000 होता डेप्रिसिएट, कोई 1 महीना 2 महीना नहीं आता। समझा? ये डिफरेंस है टेक्निकल वर्ड का। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं पॉसिबल है, लोग 1 महीना यूज करो तो 1 महीना ही चार्ज करेंगे, बट एकेडमिकल लाइफ में ये सब चीज पॉसिबल है, तुम लोग को टेक्निकलिटी सिखाया जाता है। तो हम बोल देगा बाई 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो बाई 10% का मतलब तो टाइम फैक्टर इग्नोर कर देना, पूरा 10,000 डेप्रिसिएशन होगा, 1 महीना 2 महीना कुछ नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रख। अभी अपने आ जाओ यहां पे, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 400 रुपया, सेकेंड में कितना चार्ज करें, थर्ड में कितना चार्ज करें, 6,000 का 10% 600, बट यहां तो एट द रेट 10% बोला था, तो नहीं 300 नहीं होगा, 50 भी 350 होगा क्या, 1 जून है तो 1 जून से काउंट करो कितना पीरियड है, 7 मंथ्स हो जाएगा, पीरियड 7 मंथ्स है, 1 जून से 31 दिसंबर तक जाओ, और प्रॉब्लम लगे तो काउंट कर लो ना, जून जुलाई अगस्त करके 7 मंथ्स हो रहा है, तो 7 मंथ्स 6,000 इंटू 10 600 इंटू 7/12 350 ना, टोटल डेप्रिसिएशन अपना कितना हो गया 2850। फिर वापस से हम लोग WDV कैलकुलेट कर लेंगे। ये WDV हमारी आ रही है 1/1/2016 को, WDV लिखी हुई वैल्यू को ही WDV बोला जाता है, 3,200, एंड यहां पे आ जा रहा है 16,800, 16,800 ही आ रहा है ना, 5,450 650 5,650 एंड इन टोटल 25। देखो ये हो गया WDV। तो ध्यान रखना WDV तो आता ही है, वेदर तुम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करो चाहे WDV मेथड फॉलो करो, WDV तो आएगा ही, डेप्रिसिएटेड वैल्यू इज टर्म्ड एज अ WDV। अब अपने आएंगे 2016 में, तुम क्या कर रहे हो ये चेक करो, 2016 में तुमने फिर एक मशीन परचेज की 3,200 की, ऐड कर दो, 1 मार्च 2016 को परचेज किया है 3,200, बस और कुछ नहीं हो रहा है 2016 में, क्या करें, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे, चार्ज द डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन यहां पे 400, देन 2,100, इस बार 600 ही चार्ज होगा क्योंकि इस ईयर में ये मशीन फुल यूज हो रही है। नेक्स्ट में आ जाओ, 3,200 जो है उसका 10% 320 होता है, हमको कितने पीरियड का चाहिए, 10 मंथ्स का, 10 मंथ्स का चाहिए, तो 10 मंथ्स का कितना अमाउंट आ जा रहा है, हाँ कम कर दो, 266.6666 रेकरिंग आ रहा है, मेक इट 267 टोटल डेप्रिसिएशन, $3,367। अब अगेन WDV निकाल लो, देखो ये एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, स्टीरियोटाइप है, ऑलवेज ऐसा ही चलता रहेगा, खाली ओरिजिनल कॉस्ट में कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, WDV मेथड में WDV पे निकालेंगे।
अब यहाँ पे बात आती है, खाली सेल जिस ईयर में होगा ना उस ईयर में बच्चे लोग गलती करते रहते हैं, तो अपने को बस उस चीज को समझ लेना है। WDV यहाँ पे आ जा रही है कितनी, 2008 सोना। नेक्स्ट 14,700, नेक्स्ट 5050, देन 2933 ना, एंड इन टोटल जितनी बताओ तो हम लोग हेल्प करने वाला था, तो तुम शायद टोटल निकालता नहीं है ना। अच्छा 25483। अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर 2017, जिस ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं इसको समझ लो, बस इसको ठीक से समझना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे 2017 में तुम क्या कर रहे हो, 2017 में 30 जून 2017 को, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आप एक मशीन को बेच दे रहे हो। कौन सी मशीन को, तुम्हारे अकॉर्डिंगली वो आइडेंटिफाइड है मशीन नंबर 1, उसे बेच दे रहे हो। उसे बेच रहे हो तो भाई 6 महीने बाद बेच रहे हो ना, तो 6 महीना तो यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, यूज के लिए वैल्यू को कम करो, यही मतलब होता है डेप्रिसिएशन का। तो भाई हम लोग एक काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे 30 जून 2017 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सब पे नहीं, जिस मशीन को बेचे सिर्फ उसी पे। तो जिस मशीन को बेचे वो पहली मशीन है, उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 400 रुपया साल का होता था, तो 6 महीने का 200 होगा, तो 200 होगा, यहां तो कुछ लगाना ही नहीं है, तो यहां पे 200 टोटल में तो जाएगा ही। अब एक बार इसकी बुक वैल्यू निकालो, 2600, दिस इज द बुक वैल्यू जिसको बेच रहे हो, उसकी सेल वैल्यू तुमको पता है 3000, मतलब 400 का प्रॉफिट हुआ। तो देख तुमको क्या मतलब है ना, तुम सेल किए, सेल करने से क्या होता है, वैल्यू कम होता है ना, तो बुक वैल्यू रिड्यूस कर दो 3000 से। प्रॉफिट क्या करता है, देखो प्रॉफिट या लॉस में एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना, प्रॉफिट क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है, और लॉस क्या करता है, वैल्यू को घटाता है। तो प्रॉफिट है तो वैल्यू को बढ़ा दो, मतलब प्लस साइन में रखो, और लॉस होता तो माइनस साइन में रखो। तुम एकदम बुक नहीं, दोनों चीज कर सकता है, बुक वैल्यू दो तरीका है, तुम बुक वैल्यू लेस कर दे, तब ये प्रॉफिट या लॉस और सेल वैल्यू से कोई मतलब ही मत रखो, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोल। हाँ, तो लॉस प्रॉफिट भी तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा वैल्यू। या तो तुम एक काम कर, इन दोनों को लेस, जैसे तुम बोल रहे रिद्धि, इनको मत ले, हम शायद ऐसे भी बताया होगा, तुम सिर्फ बुक वैल्यू को माइनस कर दिया, राइट है, एक ही बात। तुम देखना 3000 माइनस 400 कितना, 2600 ही तो होगा। ठीक है, अब आओ, ये तो हो गया ना, बस ध्यान रखना प्रॉफिट वैल्यू को अप्रिशिएट करता है, लॉस वैल्यू को डेप्रिशिएट करता है, इतना तो सभी को पता है, लॉस वैल्यू को कम करता है ना। अब आ जाओ, और क्या हो रहा है इस साल, और कुछ नहीं हो रहा है, तो डेप्रिशिएशन चार्ज कर देते हैं। तो चलो मूव करते हैं डेप्रिशिएशन में, और डेप्रिशिएशन चार्ज कर देता है 31 दिसंबर 2017। डेप्रिशिएशन, पहली मशीन खत्म हो चुकी है, दूसरी मशीन का डेप्रिशिएशन 2100, तीसरी मशीन का डेप्रिशिएशन 600, चौथी मशीन का डेप्रिशिएशन 320, इन टोटल कितना हो गया 30। फिर से WDV कैलकुलेट कर लो। तो यहां पे वैसे एक साल और आगे बोला है, हम लोग नहीं जा रहे, यहीं पे छोड़ दे रहे, समझ में तो आई गया सभी को, तो यहीं पे छोड़ दे रहे, तो यहां पे यही डेट पे लिख देंगे 31 दिसंबर 2017 को WDV। फर्स्ट वन इज नील, सेकेंड वन इज 12600, 4450, अगर तुम एक साल और आगे जाना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना, नो परचेज नो सेल। तो चलो चार्ज कर ही देते हैं, एक साल ले लो, और हम कर दे रहे, तुम लोग नहीं करने का मन है तो मत कर। तब अगर तुम लोग नेक्स्ट ईयर एक और लेगा ना, तो यहाँ पे 1/1/18 का डेट लिखोगे, क्योंकि तुम कंटिन्यू कर रहे हो, और अदरवाइज ईयर एंड की डेट लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/1 भी लिख देगा तो चलेगा, लेकिन नॉर्मली टेक्निकली ये समझो। अब 2018 में कुछ हो रहा है क्या, नो परचेज नो सेल, तो लास्ट में जाके डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर दो। तो 31 दिसंबर 2018 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड वन में 2100, थर्ड में 600, फोर्थ में 320, 302, और अल्टीमेटली हमारी WDV आ जाएगी। इसको हम लोग 31 दिसंबर 2018 को WDV बोल के छोड़ दें। तो ये कंसेप्ट था।
16443 लास्ट में। थोड़ा बंद हो जाए तो एक दूसरा कैलकुलेटर लेके जाओ। हम लोगों को बोलेगा मशीनरी अकाउंट बना दो, तो हम लोग ये जो वर्किंग की है ना, ये वर्किंग ना बहुत अच्छा वर्किंग है, इसके थ्रू अब तुम इजीली सम कर सकते हो। अब सम सॉल्व करते समय कुछ कैलकुलेशन है, खाली पोस्टिंग करनी है, बट चीज ध्यान रखना क्या फॉलो करना है। सिर्फ 3 कॉलम्स को आप देखेंगे, आप डिटेल्स कुछ नहीं देखेंगे। डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम एंड टोटल कॉलम, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना है। बीच में क्या कैलकुलेशन हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग जब कैलकुलेशन करना था कर चुके हैं, अब खाली डेटा पोस्टिंग करनी है। तो मशीनरी अकाउंट बना दो। इसमें एक बार समझाने के लिए हम साथ साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएगा 1-2 साल तक, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरली डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछेगा नहीं। मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। और एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोग अगर अकाउंट्स करते हो ना, तो नॉर्मली हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, मशीन परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए, मशीनरी टू कैश या बैंक। बट दूसरा तरीका भी, जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, तो हम लोग को लर्निंग ट्रिक भी पता होना चाहिए, हम लोग का सोल्यूशन फास्ट हो जाए। और लर्निंग ट्रिक क्या है, कोई भी अकाउंट जो होता है ना, उसका एक बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जिसका जो बैलेंस होता है उसका इंक्रीजिंग साइड होता है, और ऑपोजिट से डिक्रीजिंग साइड होता है। मतलब तुमको पहले से पता होना चाहिए इंक्रीजिंग साइड है ये डिक्रीजिंग साइड है, तब तुम एंट्री सोचेगा ही नहीं। और कई बार क्या, एंट्री सोचते समय तुम गलत सोच लिया, तो तुमको ये सिंबल एहसास दिला देगा कि तुम गलती सोच रहे हो। तो यहां पे देख, सबसे पहले तुम परचेज किया है, तो अब सम भी नहीं देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। 1114 परचेजेस कितने का, 25,000 का, सिंपली यहां पे दिखा देंगे। टू बैंक 1114 टू बैंक 25,000। अब क्या करना है, वापस से उसी सॉल्यूशन को देखो। 31 दिसंबर 2014 को डेप्रीसिएशन है 2500 का। डेप्रीसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू। तो सिंपली जाना 31 दिसंबर 2014 को, एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन टू एसेट। तो एसेट अकाउंट में बाई डेप्रीसिएशन, और अदरवाइज तुम यहां से भी ले सकते हो, भाई रिड्यूस कर रहा है, डेप्रीसिएशन मतलब रिडक्शन, बाई डेप्रीसिएशन। अमाउंट कितना है, 2500। जिसको एक बार के लिए समझ लो, डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या करोगे, टू मशीनरी 31/12/2014 टू मशीनरी ₹2500। और डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट भी सब कर चुके हो, क्लोज कर दिया जाएगा सेल के थ्रू। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तुरंत क्लोज करेंगे 31/12/14 को। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन 2500, तो ये अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। और इधर आ जाओ, इधर क्या करें, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए कैलकुलेटर का यूज मत करना, तुम जो वर्किंग किए उसमें सारा कैलकुलेशन हो चुका है। 22,500 इज द बैलेंस, कॉपी पेस्ट करेंगे 22,500। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, 1115 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 1115 को हमने बैलेंस किया 22,500, 22,500 का बैलेंस है। अब और कुछ हो रहा है क्या 15 में, देखो 15 में परचेज हो रहा है 1 जून को कितने का, 6,000। सिंपली वर्किंग्स देखना और कुछ नहीं है। देखो 1115 परचेजेस हुआ है 6,000 का, बस उसको दिखा दो 1615 टू बैंक 6,000। फिर से वर्किंग को देखो, अब और कुछ नहीं है सर, सिर्फ डेप्रिसिएशन है 2850, चार्ज कर देते हैं। तो 2850 31/12/15 बाई डेप्रिसिएशन 2850, फिर बैलेंस करते हैं। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं जा रहे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में फिर क्या करोगे, टू मशीनरी बाई पीएल, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। कैलकुलेट मत करना, कैलकुलेटेड है, दैट इज 25650, कॉपी पेस्ट कर दो 25650।
नेक्स्ट 1116, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25650। फिर क्या करें, 25650 तो हमने दिखा दिया। अब इस ईयर और क्या हो रहा है, 2016 में, 2016 में फिर तुमने एक मशीन परचेज की है, 1 मार्च को परचेज है 3200 का। सिर्फ ये 3 कॉलम्स ही देखना है। तो अब सिंपली जाओ 1 मार्च 16 टू बैंक 3200। अब इसके बाद और क्या हो रहा है, इसके बाद 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन है 3367, यही है ना। बस इसको दिखा दो 31/12/16 बाई डेप्रिसिएशन 3367 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अमाउंट ये रहा वर्किंग में 25483, 25483। अच्छा 25483, इसको बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दे रहे हैं 1117, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25483। अब इसके बाद आ जाओ, इस साल और क्या कर रहे हो 2017 में, यहां पे देख लो, यहां पे 2017 में सेल है 30 जून 2017 को। 30 जून 2017 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 जून 2017 को पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 200 रुपया का एक स्पेसिफिक मशीन पे, तो मशीन सेल का डेप्रिसिएशन, तो इसको भी दिखाना तो पड़ेगा ही बाई डेप्रिसिएशन करके। तो अपने चले जाएंगे यहाँ पे 30 जून 2017 बाई डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकते हो, लिख देना मशीन सोल्ड का डेप्रिसिएशन है 200, क्योंकि बीच में डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होगा जब मशीन बिकेगी, अदरवाइज नहीं होगा। अब और क्या करें, देखो वर्किंग में वही सेम चीज फॉलो करना। और क्या हुआ है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बुक वैल्यू, लेकिन टोटल में इसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर टोटल में तुम बुक वैल्यू लेस कर रहा है तो साथ साथ देख लेना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सेल वैल्यू अगर लेते हैं तो सेल वैल्यू 3000 का है, तो सेल वैल्यू मतलब क्या हुआ, या तो तुम नॉर्मली एंट्री सोच ले, बेचा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट कितना 3000 में, इसमें प्रॉफिट कितना है 400, तो प्रॉफिट सेपरेटली रिकॉर्ड होता है, जर्नल्स में भी अपने समझे हुए एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल, ये करके रिकॉर्ड कर देना। और अदरवाइज नॉर्मल लॉजिक समझ लो, लर्निंग में अपने क्या करेंगे, एसेट बेच रहे हैं मतलब क्या होगा, माइनस हो रहा है एसेट, तो माइनस हो रहा है तो कहां दिखाओगे, बाई बैंक सेल, कितना 3000। अब इसके बाद आ जाओ, प्रॉफिट होता तो वैल्यू को बढ़ाएगा तो इंक्रीजिंग साइड में दिखाएंगे, लॉस होता वैल्यू घटेगा डिक्रीजिंग साइड में दिखाएंगे, यहां प्रॉफिट हो रहा है। तो 30 जून 2017 टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना 400 ना। यहां पे तुम लोग का स्कूल्स वाले पार्ट में ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो करना स्कूल वाला पार्ट ही, वो लोग तुमको बोलेगा यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर, कई बार बुक्स भी बोलता है ऐसा, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, बट देखा जाए तो लॉजिकली तुम लोग सोच सकते हो, जो समझ लो करना वही जो बुक्स में लिखा हुआ, क्योंकि स्कूल का टीचर तो वैसे ही मार्क्स देगा। एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता कब है, ईयर एंड में, हम बेच कब रहे हैं 30 जून को, तो उस समय पीएल अकाउंट है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, कैसे पीएल में डालें, नहीं डाला, तो प्रॉफिट एंड सॉइल अकाउंट में रख देते हैं, लास्ट में ईयर एंड में जाके क्लोज करते हैं उसको। बट स्कूल्स में बुक्स में कुछ कुछ में बोलता है नहीं कर दो, तो कर सकता है, ठीक है, तुमको तो मार्क्स से भी मतलब है, तो फॉलो कर लेना। अच्छा प्रॉफिट ऑन सेल, अब इसके बाद क्या करें, और कुछ हो रहा है इस ईयर में, डेप्रिसिएशन, तो ईयर एंड में चले जाओ, देखो डेप्रिसिएशन दिख रहा है हम लोगों को, ये रहा 31 दिसंबर 2017 3020, 31 दिसंबर 2017 बाई डेप्रिसिएशन 3020। अब और कुछ नहीं, बैलेंस करते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैलकुलेट मत करना, वर्किंग में कैलकुलेटेड अपना अमाउंट देखो 19663, 19663, जिसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर देंगे। वन 18 को ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19663। अब इसके साथ साथ तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इस शेयर में और कुछ नहीं हो रहा है, देख लो 2018 में सिर्फ डेप्रिसिएशन है
3020 चार्ज कर दो। वन सिक्स 643। तो ये था तुम लोग का डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग। ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में की है। डब्ल्यूडीवी मेथड में भी प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, पोस्टिंग ऐसे ही होगी, बस खाली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस डिफर करेगा। ठीक है, उसका भी एक सम करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको हम लोग चेंज करके डब्ल्यूडीवी मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, किसी का नहीं किया हुआ है, हम डब्ल्यूडीवी मेथड में तो नहीं किया हुआ है, सबका हो जाएगा। ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में किया हुआ है ना। चलो देखो क्या दिया हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में ना कुछ अलग नहीं है, एक एसेट अकाउंट बनाना है। तो समझना है अपने को, अपने बस फास्ट ट्रैक में समझ रहे हैं चीजों को, की हुई चीज को तो रिवाइज कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आओ, इसमें क्या दिया, तुमने एक मशीन इंपोर्ट की है। और एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे लोग गलती कर देते हैं, उसको हम नॉर्मली समझा रहा है, अभी सम में नहीं डाल रहे हैं। सपोज कर ले तुम एक मशीन खरीदा, खरीदते समय नई मशीन खरीद रहे हैं, रिपेयर्स लगेगा क्या? मशीन खरीदते ही रिपेयरिंग का खर्चा लगेगा क्या? नहीं नहीं, नया मशीन खरीद रहे हैं, नहीं लगेगा। अब मशीन यूज करने के 4 साल बाद तुम रिपेयर का खर्चा लगा रहे हैं, नहीं लगेगा तो ही, लेकिन एसेट अकाउंट में नहीं आएगा वो। तो उसके लिए एंट्री होगी रिपेयर्स टू कैश, नॉर्मल एंट्री, तो एसेट अकाउंट में मत दिखा देना उसको। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने को सम में दिया जा रहा है कि तुम एक मशीन इंपोर्ट किए हो पाउंड 10,000 पाउंड में, तो हम लोग तो आईएनआर में काम करने वाले हैं, तो कोई कन्वर्जन रेट दिया हुआ होगा, तो देख नीचे दिया हुआ है ₹20 पर पाउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10,000 पाउंड इंटू 20 करोगे तो ये 2 लाख हो जाता है। और 2 लाख सिर्फ नहीं लेना है हम लोग को, 2 लाख के साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी लेना होगा, और इरेक्शन चार्जेस का मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है, उसको भी लेना होगा। मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट इज 3 लाख। एक मशीन है 3 लाख की, मशीन वन। ठीक है, मशीन वन 3 लाख का है। फिर एक मशीन तुम खरीद रहे हो, देखो एक लोकल मशीन, मशीन टू 1 लाख। फिर अच्छा, अब यहां पढ़ो, बोल रहा 1 जुलाई 18 को पोर्शन ऑफ द इंपोर्टेड मशीन, एक मशीन जो इंपोर्ट किए थे उसका एक पोर्शन, पोर्शन कितना, 1/3। 1/3 मतलब ये जो मशीन इंपोर्ट किए हो इसका 1/3, मतलब 1 लाख अलग कर देते हैं एंड 2 लाख अलग कर देते हैं। मतलब यहाँ 2 मशीन है, एक मशीन नहीं है। अब बोला था ना पार्ट ऑफ द मशीन जब भी लोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देना उसको, 2 मशीन है यहाँ पे। और एक मशीन तुम रिप्लेस करने के लिए भी खरीदे हो 50,000 की, तो टोटल कितनी मशीन है, 4। ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए 4 मशीन है। अब फॉर्मेट में मूव कर जाते हैं। देखो ये WDV मेथड है, पेज नंबर 204 सम नंबर 6। Analysis of depreciation at the rate 20% per annum under WDV method. Date, particulars, machine 1, machine 2, machine 3, machine 4, total. Original cost 1 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख। फिर एक ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख का, और फिर बाद में 50,000 का। तुम जिस मशीन को बेच रहे हो वो अपनी सेकंड मशीन नहीं, फर्स्ट मशीन है।
मेरे फॉर्मेट में तुम लोग के वेरी कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन 1 बेच रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सम बोल रहा है वैसे उसको कॉपी कर रहे हैं। देखो सम क्या बोल रहा है, 1 जुलाई को तुमने एक मशीन इंपोर्ट की है, तो ठीक हम लोग लिख लेते हैं 1 जुलाई 16 हमने एक मशीन इंपोर्ट की है। इंपोर्ट मतलब परचेज ही तो किया है। 1 लाख प्लस 2 लाख, इन टोटल 3 लाख। ये जो तुम 3 लाख निकाला है ना, इसको वर्किंग्स में कहीं दिखा देना, जॉब की नहीं तो मार्क्स काटा जा सकता। अब आ जाओ, हम लोग का कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर है, ये सब पे ध्यान देना। 31 मार्च को ईयर खत्म होगा, तो जब भी तुम स्टार्ट कर दो ना ईयर, 31 मार्च को आके एक बार रुकना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 16 को स्टार्ट कियो, तो 31 मार्च 17 को रुकोगे एक बार। तो 31 मार्च 17 के इन बिटवीन जो भी कुछ हो रहा है सब यहां पे डाल दो। तो 31 मार्च 17 के इन बिटवीन कुछ हो रहा है क्या? तुम एक मशीन 31 मार्च 17 के बीच में 1 जनवरी 17 को खरीद रहा है ना? तो डालो उसको। यहां पे लिख लेंगे 1 Jan 17 परचेजेस 1 लाख की मशीन, टोटल में भी 1 लाख डाल दिए। ठीक है, अब क्या करें, और कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन। देखो भाई 20% रेट है, बट तुमने एसेट खरीदा ही कब था? 1 जुलाई को, और एक खरीदा है 1 जनवरी को। तो जो 1 जुलाई को खरीदा है उसमें कितने पीरियड का डेप्रिसिएशन? 9 मंथ्स। और जो 1 जनवरी को खरीदा उसमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 3 मंथ्स। ये ध्यान रखते हुए करना। तो अपने 1 लाख का 20% 20,000 आता है, फॉर 9 मंथ्स कितना आएगा? और 2 लाख का 20% 40,000 आता है, 30,000। एंड 1 लाख का 20% 20,000 आता है, और 3 मंथ्स 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 50,000, जिसको हम लोग यहां पे लिख देंगे 1 अप्रैल 17 WDV 85,000, 1,75,000, 95,000, 3,50,000। देन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब हम लोग मूव कर चुके हैं 17-18 ईयर में। 17-18 ईयर पर 1/4/17 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 18 को एंड होगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सबको अपडेट करो। तो ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, डेप्रिसिएशन होगा। 31 मार्च 18 डेप्रिसिएशन, सुनो WDV मेथड है, तो इस ईयर के बिगनिंग में जो वैल्यू दिख रही है उसी पे चार्ज करेंगे। कितनी दिख रही है? 85,000 का 20% 17,000, देन 34,000 और 19,000, इन टोटल 70,000। चेक करो शायद राइट है क्या? 70,000। अब अगेन बुक वैल्यू ले लो 1/4/18 WDV या बुक वैल्यू। लास्ट 2,80,000 ना टोटल।
हो गया यहां तक। अब 1/4/18 से 31 मार्च 19, तो 1/4/18 से 31 मार्च 19 के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन है, परचेज हो रहा है और सेल भी हो रहा है आई थिंक, है ना। ठीक है, तो पहले परचेज दिखा देते हैं, एकदम सिंपल रहता है ना, परचेज में तो कोई झंझट नहीं है। तो हम लोग कब कर रहे हैं ये इन्फॉर्म, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 18 को परचेजेस, फोर्थ मशीन जिसकी वैल्यू 50,000 है। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है, आपने मशीन 1 को 1 जुलाई को बेच दिया, 40,000 में बेचे हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट मशीन, 1 अप्रैल को मेरे को वैल्यू दिख रही है, हम बेच रहे हैं 1 जुलाई को, तो अप्रैल टू जुलाई गैप कितना है, 3 मंथ, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो पहले 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन 68,000 पे कैलकुलेट करना, WDP मेथड फॉलो कर रहे हो, 3,400, जिसको टोटल में लेस कर दो। अब आई हमारे पास बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 64,600। इसमें सेल वैल्यू की बात करो, 40,000 में बेचे हैं, तो सेल वैल्यू को हम यहां पे माइनस कर दे रहे हैं, एंड इसके साथ साथ लॉस ऑन सेल है। अच्छा, यहां पे देख अपना अमाउंट कितना आ रहा है, 24,600 आ रहा है ना, 24,600। तो जो 24,600 आया, तो इसको अपने क्या लिख देंगे, लॉस है ना, लॉस। तो लॉस मतलब वैल्यू को रिड्यूस करेगा, एकदम कर सकता है, ठीक है ना, ऐसा फॉलो करेगा ना, ये वाला फॉलो करें, तेरे को ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सेल वैल्यू 40,000 लेस करना है, टोटल से दिखेगा, वैसे वो तेरे को समझ में आ चुका, वही फॉलो, हम पहले वही कराया था। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ, और क्या करना है, अब यहां तो और कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और कुछ परचेज सेल भी नहीं है, तो लास्ट ईयर एंड में जाओ, 31 मार्च 19, डेप्रिसिएशन, फर्स्ट में नथिंग, सेकंड में 34, नहीं 34 कैसे होगा, वो तो पहले दिखा दिया था, देख हम पहले दिखा दे, तुम नहीं दिखा तो अब दिखा दे, 34 नहीं होगा, चेंज होगा, 1 लाख, अब तो WDP 136 पे चार्ज होगा ना, 1,36,000 का 20%, 27,200, फिर 76,000 का 20%, 15,200, फिर तुम जो परचेज किया वो 1 जुलाई को खरीदा, 1 जुलाई को खरीदा 50,000, 20% 10,000, मेरे को कितने पीरियड का चाहिए, 9 मंथ्स, मतलब 7,500। 49,900 इज अ टोटल डेप्रिसिएशन। अब WDV निकाल लेंगे, आई थिंक इसके आगे तो कुछ करने भी नहीं बोला है ना, नहीं सब में तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, बस यहीं पे अपने क्लोज करेंगे। अगर यहीं पे क्लोज कर रहे हैं तो ईयर एंडिंग की डेट लिखेंगे, अगर कैरी ऑन कर रहे हैं तो ईयर नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग डेट लिखेंगे। जैसे अगर सपोज कर ले, अपने यहाँ पे देख, हम यहाँ पे 31 मार्च 18 को एंड किया, हम इसको कैरी कर रहा था, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो बैलेंस लिखा वो 1 अप्रैल को लिखा, और यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे यहीं पे खत्म कर रहे हैं ना, तो हम लोग बैलेंस 31/12 को ही लिखेंगे, 31/12 नहीं, 31 मार्च को लिख सकता हूँ, टेक्निकली नहीं लिखना चाहिए, तो हम कंसेप्ट तुम लोग को बताता है, क्योंकि यहीं पे खत्म कर रहे हैं ना, तुम तो 31 दिसंबर को रुक जा रहे हैं, तो इसलिए 31 दिसंबर लिख दे, 31 मार्च लिख दे, अगर तुम आगे जाता रहता है तो 1 अप्रैल, पर टेक्निकली लिखने के लिए लिखा जाता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 1 अप्रैल लिखेगा तो भी राइट। अच्छा, वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, ये तो तुम लोग बताओ, फोर टू फाइव डबल जीरो, लास्ट वन, हो गया। अब इसको लेजर में पोस्ट करना है, जल्दी से लेजर में पोस्ट करो, इसके बाद हम लोग को प्रोविजन वाला टेक्निक भी समझना है। अरे तो अपना क्लासेस भी तो वन शॉट कर रहे हैं ना, तो सब चीज कंप्लीट करना पड़ेगा जी, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो।
नहीं, और कम करें। स्टार्ट कर दो, अभी तो भले टी फॉर्म में अकाउंट्स बनाओ ना। फर्स्ट जुलाई को मशीन इंपोर्ट हुई है 3 लाख की, मतलब इंक्रीजिंग साइड। 1 जुलाई 16, टू बैंक 3 लाख। ध्यान रखना है 3 लाख कहाँ से आया, इसका वर्किंग्स होना चाहिए, आपने कहीं नहीं दिखाया इस इंफॉर्मेशन को, नहीं तो इसके लिए मार्क्स कट जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद अपने सिंपली बस वर्किंग को फॉलो कर रहे हैं। फिर 1 जनवरी 17 को परचेज हो रहा है 1 लाख का। 1 जनवरी 17 परचेज 1 लाख। देन 31 मार्च 17 डेप्रिसिएशन 50,000। 31 मार्च 17 डेप्रिसिएशन 50,000। बैलेंस कर लो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बहुत लुका पिस्योली को ढूंढो, कहाँ है। बट क्या होता है ना, वो भगवान उसको नर के स्वर्ग में कैसे भेजेंगे, तुम्हारा आउटकम के बेसिस पे। तुम इसको पढ़ेगा, भले ही एकदम रो रो के पढ़ेगा, तो उसके बाद तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, एमबीए फाइनेंस कर लेगा, तो कुछ अच्छा जॉब मिलेगा, तुम अच्छा लाइफ जिएगा, तो तुम्हारा, तुम भले अभी उसको बददुआ दे रहा है, बाद में तुम उसको दुआ देगा, तो स्वर्ग में ही होगा। जैसे हम लोग भी टीचर लोग जब टॉर्चर करते हैं तो बच्चा लोग को खराब लगता है, जब उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है ना, तो बच्चों को अच्छा। 12th में टॉर्चर होगा, रेडी रहना। अभी से हम पहले से बता दे रहे, देखो ऐसा होगा। हाँ। अच्छा, अब हम लोग 1 अप्रैल 17 को बैलेंस पहले दिखाएंगे 3.5 लाख। फिर 31 मार्च 18 डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं है, बाई डेप्रिसिएशन अमाउंट इज ₹70,000। बैलेंस कैलकुलेटर से मत कैलकुलेट करना, कैलकुलेटेड है 2,80,000। अब हम लोग को यहां पे दिख रहा है कि भाई हमने कुछ 1 जुलाई 18 को परचेज किया है 50,000 का। 1 जुलाई 18 टू बैंक 50,000। फिर इसकी आई इधर देखो, पढ़ाई करो, बाहर देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एसेट पे, मतलब सेल के ऊपर है। तो 1 जुलाई 18 को बाई डेप्रिसिएशन मशीन सोल्ड 3,400।
देन हमने बेचा है एक एसेट को, सेल 40,000 में, बाय बैंक 40,000। देन लॉस हुआ है, लॉस वैल्यू को रिड्यूस करता है, बाय लॉस ऑन सेल 24,600। बस और कुछ आई थिंक नहीं है। डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 19 49,900। दैट्स इट। देखो अकाउंट्स कंप्लीट हो गया ये। डन। ये नॉर्मल अकाउंटिंग है, मतलब अगर अपने डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट्स पे चार्ज करते हैं तो इस तरह अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम लोग दूसरा तरीका फॉलो करें तो कैसे होता है उसको भी समझ लो। उसके लिए तुम लोग से वर्किंग नहीं करवाएगा, सीधा सम बनाएगा। वर्किंग तो ऑलरेडी क्या है, वर्किंग सेम है, 3,30,000। अभी हम लोग प्रोविजन फॉर नेक्स्ट आओ। अब अभी अभी तक देखो हम लोग क्या समझे थे, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट्स पे चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट यही कर रहे हैं। और देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारा अकाउंटिंग ऐसा होता है ना जो हम लोग अलग से चैप्टर दिया हुआ है बट वो अलग से कुछ है नहीं। एक चीज बता, इसमें तुम लोग क्या किया, तुम लोग मशीनरी अकाउंट बनाया है, तुम लोग को लेजर जर्नल एंट्री सारा आता था, खाली कैलकुलेशंस करके पोस्टिंग की है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है, तुम लोग जो नॉर्मल अकाउंटिंग सीखता रहा उसी को तो अपडेट किया है और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन अगर डायरेक्टली एसेट्स पे चार्ज कर रहे थे, एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू एसेट। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन टू एसेट करते हैं ना, एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है पता है, प्रॉफिट सेट असाइड हो जाता है बट बैलेंस शीट में दिखता नहीं है। प्रॉफिट तो सेट असाइड हुआ ही ना, पीएल में तुम डेबिट में दिखाया, प्रॉफिट कम हुआ, तुम किसी को पे भी नहीं किया तो प्रॉफिट तो बिजनेस में पड़ा हुआ है बट दिखाई नहीं दे रहा कहां गया। तो इसको बोला जाता है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। रिजर्व मतलब प्रॉफिट अलग रख दिया गया है बट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको दिखाई दे ऐसा क्या किया जाए, सेकंड टेक्निक फॉलो कर दो। हम लोग दूसरा टेक्निक फॉलो करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री पास कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन एक गुल्लक है, इसमें जो पैसा डालते हैं वो दिखाई देता है तुमको, ठीक है। और ये दिखाई कहां देगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होगा, तुम अगर एंट्री पास किया डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो एसेट्स को तो टच भी नहीं किया, तो एसेट्स किस प्राइस पे दिखेगा तुमको हमेशा, जिस प्राइस पे खरीदा था, तो कॉस्ट। तो एसेट्स ऑलवेज, जब भी तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक फॉलो करोगे, एसेट्स ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे दिखेगा। अब इस डेप्रिसिएशन को दिखाने का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को दिखाने का तरीका, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है इसका तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस कहां दिखाओगे, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देना। किस नाम से, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। एक और दूसरा ऑल्टरनेट वे है, हम लोग इसको लायबिलिटी में नहीं दिखा के एसेट से ही लेस कर सकते, बट वो अपेरेंटली दिखना चाहिए कि तुम लेस कर रहे हो। तो अब अपने एक सम उठाते हैं, सम सपोज को यही उठा लेते हैं ना, ये अभी जो सम की है, कौन सा सम की है, ये 6 नंबर, उसी को उठा लेते हैं, उसको अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक में फॉलो करेंगे। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक फॉलो करेगा ना, तो तुमको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक एसेट अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो एसेट डिस्पोजल प्रोविजन के साथ ही रहता है, अटैच रहता है। जब भी तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक फॉलो करोगे ना और एसेट्स को बेचोगे, तो उस सच केस हम लोग क्या करते हैं ना, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना देते हैं। डर लग रहा है तेरे को, कोई काम करना, उधर बैठ जाइए। इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं।
ध्यान रखना। अच्छा, अब सबसे पहले आओ यहां पे हम लोग एक पॉइंट नोट डाउन कर ले रहे हैं कि पीएफडी मतलब प्रोविजन। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड इंक्रीजिंग साइड है, डेबिट साइड डिक्रीजिंग साइड है। एसेट डिस्पोजल तो एसेट का ही बैलेंस होता है, वैसे कुछ लिख ही नहीं रहा बैलेंस क्योंकि ये तो क्लोज हो जाएगा। एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट साइड इंक्रीजिंग साइड, क्रेडिट साइड डिक्रीजिंग साइड। चलो अब हम लोग अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों के पास वर्किंग किया हुआ, वर्किंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टार्ट कर दें। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टेक्निक फॉलो करेंगे ना, बहुत सिंपल है ये, उससे ज्यादा इजी है। इसमें करना क्या है, तुम एसेट खरीद रहे तो एसेट बढ़ रहे तो इंक्रीजिंग साइड में डाल दो। तुम कब एसेट्स को खरीदा है, वर्किंग्स में आओ। 1 जुलाई 16 को 3 लाख का एक एसेट खरीदे हैं, तो हम लोग यहां पे दिखा देंगे 1 जुलाई 16 टू बैंक 3 लाख। मशीनरी अकाउंट में मशीन ही तो बढ़ रहा है ना, मशीन अकाउंट में दिखा दिए। एंट्री के बेसिस पे पोस्ट करें तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अपने आओ इस ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्या? फिर एक परचेज हो रहा है ना, कितने का? 1 लाख का, उसको भी अपडेट करो। 1 जनवरी 17 टू बैंक 1 लाख। अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन करके नहीं दिखाना है। तुमको बाई डेप्रिसिएशन कहां पे करना है, ये जो पीएफडी अकाउंट दिख रहा है ना, उसमें करना है, बस ये डिफरेंस है। तुम एसेट अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन नहीं करोगे, क्योंकि एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, वो पहला तरीका था। यहां पे क्या होता है, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन करेंगे। तो यहां पे 31 मार्च 2017 बाई डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था, 50,000 दिखा दिए। ये पीएफडी कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये प्रॉफिट जमा हो रहा है, दिख रहा है कि इतना पैसा जमा हो गया एसेट को रिप्लेस करने के लिए, तो बैलेंसिंग होगा। तो अब दोनों अकाउंट का बैलेंस कर दो। और अगर आपसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोल दे तो डेप्रिसिएशन का नॉर्मल पोस्टिंग करना। डेप्रिसिएशन अकाउंट में जैसे पहले 2 मशीन दिखा रहा था, यहां पे क्या लिखना, 2 पीएफडी, क्लोज पीएल से कर देना। तो यहां पे और क्या करना है, बैलेंस करो, अभी और कुछ नहीं है। 31 मार्च 17 टू बैलेंस कैरेट डाउन 50,000। मतलब ये बता रहा है कि देखो हमारे पास 1 अप्रैल 17 की डेट में 50,000 रुपया जमा हो चुका है, किस लिए, एसेट को रिप्लेस करने के लिए। और एसेट कितने कॉस्ट का है तुम्हारे पास, वो तुमको एसेट अकाउंट दिखा देगा। एसेट अकाउंट में आओ, एसेट अकाउंट में भी बैलेंस करना है। 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4 लाख। April 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। देखो एसेट कॉस्ट पे अपीयर कर रहा है, डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। ये डिफरेंस है पीएफडी टेक्निक में और नॉर्मल टेक्निक में। अब क्या करें, 1 अप्रैल 17 में एंटर कर चुके हो तो 17-18 की बात करते हैं। 17-18 में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है 70,000 का। तो क्या करेंगे, पीएफडी टेक्निक में पीएफडी अकाउंट में आएंगे और 31 मार्च 18 को बाई डेप्रिसिएशन, अगर लर्निंग ट्रिक में जाओ ना तो तुम लोग क्या करना, बाई डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में मत करना, कहां पे करना, पीएफडी अकाउंट में। भाई डेप्रिसिएशन ही तो करते हैं मशीन अकाउंट में, यहाँ पीएफडी अकाउंट में करना। तो यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन था, 70,000। फिर बैलेंस कर दो, 31 मार्च 18 टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000। देखो ये टेक्निक बताता है कि मेरे पास 1,20,000 रुपया जमा हो चुका है, इसके लिए प्रॉफिट से निकाल के जमा कर लिया है एसेट को रिप्लेस करने के लिए। उसमें भी जमा हो रहा था बट दिख नहीं रहा था, यहाँ दिख रहा है। तो अब अपने आ जाओ 1/4/18 को बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऊपर भी एसेट अकाउंट में भी बैलेंस करो, सिंपली लेजर बैलेंस कर रहे हैं। ऊपर भी आओ, एसेट अकाउंट में भी बैलेंस करो। 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरेट डाउन।
1419 1418। अब हम लोग 1819 ईयर में आ चुके हैं। तो इन ईयर 1819 तुम क्या कर रहे हो? इन द ईयर 1819 हम लोग 1 जुलाई 18 को एक परचेज कर रहे हैं 50,000 का। तो पहले उसको अपडेट कर देते हैं। तो परचेज को अपडेट करेंगे तो मशीनरी अकाउंट में अपडेट करेंगे ना। तो 1 जुलाई 18 टू बैंक कितने का परचेज था? 50,000। अब आ जाओ, देखो अब बस यहां पे भी सेल ईयर वाला पार्ट को ठीक से समझना है। अब हम लोग एक एसेट को बेच रहे हैं, इस पार्ट को पूरा अपडेट करना है। पहला तो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन को दिखा दो पहले। तो डेप्रिसिएशन को कहां दिखाने वाले हो तुम? डेप्रिसिएशन को तो पहले पीएफडी अकाउंट में दिखाएंगे। तो हम लोग 1 जुलाई 18 बाई डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है? 3,400 ना। चलो दिखा। अब देखो क्या होने वाला है। अब इसको ठीक से समझना है, कंसेप्ट बहुत इजी, बट समझ लो एक बार। करना क्या है, जब तुम एसेट्स को बेच ही दिए तो एसेट से रिलेटेड कोई भी पार्ट रख के क्या करोगे? नहीं रखना है। तो एसेट्स को पूरा का पूरा बुक से हटाना है, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हटाना है। हम दे एसेट जो है वो कहां पड़ा हुआ है? किस वैल्यू पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, जिस प्राइस पे खरीदा था। तो तुम कौन से एसेट को बेच रहे हो? ये वाला। इसका कॉस्ट कितना दिख रहा है? 1,00,000। तो एसेट अकाउंट में तो 1,00,000 ही पड़ा हुआ है, तो हटा दो उसको। हटाने के लिए क्या करेंगे अपने भाई? हटाने के लिए माइनस करेंगे। माइनस मतलब यहां पे, और अकाउंट में, एक अकाउंट में डालना है तुमको। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो 1 जुलाई 18 को तुम यहां पे कर दोगे बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट, पूरा 1,00,000 दिखा दोगे। मतलब जो एसेट तुमने बेचा वो एसेट अकाउंट से पूरा गायब हो चुका है। समझना था ना तेरे को ये वाला भी। अब इसमें आ जाओ, 1 जुलाई 18 को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में पोस्ट करो। क्रॉस पोस्टिंग, एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब भी पोस्टिंग करते हैं दैट इज अ क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग होता है, लर्निंग ट्रिक में याद रख सकते हो। तो यहां से देखो, यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, क्रॉस पोस्टिंग है। और हमेशा यही होता है, अकाउंट टू अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग दिखा देंगे क्या? टू मशीनरी अकाउंट 1,00,000। अब देखो, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो पड़ा हुआ है ना। कहां पड़ा हुआ है? इस अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो इस एसेट्स का पूरा डेप्रिसिएशन ढूंढो कितना है। तो वर्किंग में चलो, दिख जाएगा। वर्किंग में हम लोग आए, हम लोग देखे इस एसेट्स का पूरा डेप्रिसिएशन है कितना? 15,000, 17,000, उसी एसेट का सिर्फ 3,400, तीनों को ऐड कर दें 35,400। तो वो कहां पड़ा हुआ है? पीएफडी अकाउंट में पड़ा हुआ है ना। पीएफडी से निकाल देते हैं। अब पीएफडी से निकालने का मतलब क्या करोगे? डेबिट करोगे। कहां डालना होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पे 1 जुलाई 18 को टू मशीन डिस्पोजल कितना बोला? 35,400 मशीन डिस्पोजल। अब यहां से क्रॉस पोस्टिंग कर दो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, मतलब क्या हो जाएगा भाई? पीएफडी बाई पीएफडी। 1 जुलाई 18 बाई पीएफडी 35,400। देखो इसमें हुआ क्या है पता है? तुम इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट तुमको उस मशीन से रिलेटेड कंप्लीट सेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो बोल रहा है देखो, कॉस्ट उस मशीन का जिसका तुमने बेचा है 1,00,000 है, उसमें आज तक डेप्रिसिएशन तुमने जो चार्ज किया 35,400 है। तो तुम अगर ये दोनों अपोजिट साइड में खड़ा है ना, मतलब एक दूसरे से माइनस होगा। तो इसका मतलब 1,00,000 माइनस 35,400 अगर तुम करो तो देखो कितना आता है? 64,600। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग वो तुम्हारा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल था। वो एक साथ पूरा दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो अब अपने आ जाओ, अब हम उसको बेचे हैं उसको भी दिखा दो ना। तो बेचे हैं तो क्या करेंगे? इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बाई बैंक कर देंगे सेल। कितना में बेचे हो तुम? 40,000 में। अब ये अकाउंट अपने आप तुमको, वैसे तो अपने ऑलरेडी वर्किंग में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल चुके हैं,
ये अकाउंट तुमको प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा। है तो ये एसेट अकाउंट ही ना, तो ये इंक्रीजिंग साइड है, ये डिक्रीजिंग साइड है। शॉर्टफॉल कहां पे आ रहा है? डिक्रीजिंग साइड में, मतलब लॉस। और इंक्रीजिंग साइड में आता तो प्रॉफिट। तो यहां पे लिख दो बाई लॉस ऑन सेल। वैसे तुमको तो वर्किंग से पहले से पता है लॉस ऑन सेल कितना है, 24,600। तो ऐसे डिस्पोजल अकाउंट क्लोज्ड। मशीनरी अकाउंट को अभी कंप्लीट कर देते हैं। मशीन में और कुछ तो करना नहीं है, कोई और परचेज सेल तो हुआ नहीं है, तो बैलेंस कर दो इसको भी। 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन अकाउंट भी क्लोज्ड, आगे कंटिन्यू करना नहीं है। एसेट डिस्पोजल क्लोज्ड। प्रोविजन को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें। अब एस पीएफडी अकाउंट में क्या बचा हुआ पता है, इसको ईयर एंड तक तो लेके जाओ। ईयर एंड तक लेके जाओगे तो डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ जाएगा। कितना डेप्रिसिएशन है? 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन है 49,900, सो इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 31 मार्च 19 बाई डेप्रिसिएशन 49,900। बस कंप्लीट हो चुका है। नाउ मेक इट बैलेंस। 31 मार्च 19 टू बैलेंस कैरिड डाउन। $137,900 का अभी भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड है। तो ये था तुम लोगों का पीएफडी टेक्निक। बट क्या है ना, इसमें ये तो अपने पूरा कंप्लीट सम किए ना। सम में कई बार तुमको ना सिर्फ लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन देके अकाउंट्स बनाने बोल देता है, तो वो एक सम और करना पड़ेगा, जो अभी करेंगे। देखो इसमें आओ, पेज नंबर 206 सम नंबर 16। ऐसा सम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड थोड़ा इजी हो जाता है, डब्ल्यूडीवी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए हम डब्ल्यूडीवी ले रहे हैं। इसमें डब्ल्यूडीवी दिया हुआ, ये सम का डब्ल्यूडीवी वाला सम सेलेक्ट किया हम, ये नहीं हम नहीं करेंगे। अच्छा देखो सम में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है प्रियंक ब्रदर्स के बुक में 1 अप्रैल 16 को मशीनरी का बैलेंस इतना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इतना है। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिख जाए, इसका मतलब तुम कौन सा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, पीएफडी टेक्निक। और जब भी पीएफडी टेक्निक फॉलो कर रहा है तो तुमको क्या क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएफडी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जब एसेट बिकेगा तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन इन द ईयर ऑफ सेल का ही दिया हुआ है, बोला कैलकुलेटिव तो वही है। तो जनरली पीएफडी टेक्निक में सम पूछता है ना, तो ऐसा सम पूछता है। क्योंकि पहला पार्ट तो इजी है, टू मस्ट परचेज टू बैंक बाई डेप्रिसिएशन, यही तो करना है। मेन पार्ट सेल वाला पार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें करना क्या है, आप 3 अकाउंट बना लो, छोटा छोटा सा अकाउंट बनेगा। पेज नंबर 206 सम नंबर 16। पेज नंबर 206 सम नंबर 16। 3 अकाउंट बनाना है हम लोगों को। एक मशीनरी अकाउंट, पीएफडी अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। पहले आओ बैलेंस दिखाओ, जो जो अकाउंट है उसका बैलेंसेस दिखा दो। तो तुम्हारे पास जो अकाउंट्स दिख रहा है वो क्या अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है ना। 1 अप्रैल 16 को, 1 अप्रैल 16 को हम लोग यहाँ पे बैलेंस दिखा देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी अकाउंट में अमाउंट कितना है,
20 लाख। फर्स्ट अप्रैल 16 को प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस था? 8 लाख। स्पीड बढ़ाओ, तुम पहले से क्या हो, ये लड़का अभी भी कर रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद अब देख क्या हो रहा है, सिंपली समझना। सम्स में जो इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करो। ये लोग क्या बोल रहा है, बोल रहा है फर्स्ट अप्रैल 16 को हमने एक मशीन को बेच दिया, कितने में? 5 लाख में। जिस एसेट्स को हमने खरीदा कितने में था? 7.5 लाख में। कब खरीदा था? फर्स्ट अप्रैल 13 को। बस इतना इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग सेल कर रहे हैं ना एसेट को, तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना चाहिए, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना, करना पड़ेगा ना। फर्स्ट अप्रैल को ही बेच रहा है तो बीच का डेप्रिसिएशन तो कुछ है ही नहीं ड्यूरिंग द ईयर का। तो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन अगर सपोज करो 3 महीने बाद बेचता तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता, बट हम लोग को काम नहीं है, लेकिन हम लोग को डेप्रिसिएशन तो चाहिए क्योंकि हटाना पड़ेगा पूरा। कब से कब तक का, इसके लिए छोटा सा वर्किंग में चले जाओ। कैलकुलेशन फॉर accumulated depreciation on machine sold, जो मशीन बेची गई है उसका accumulated depreciation हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं तुम खरीदे थे कब उसको? कॉस्ट ऑन फर्स्ट अप्रैल 13, फर्स्ट अप्रैल 13 को खरीदे थे, कितने में? 7.5 लाख में। मतलब ध्यान रखना इसमें ये वैल्यू इंक्लूडेड है 20 लाख में। फर्स्ट अप्रैल, कॉस्ट ऑन फर्स्ट अप्रैल 13, उसके ऊपर है कैलकुलेशन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल। अरे हम फर्स्ट अप्रैल 13 को जो मशीन खरीदा था, फर्स्ट अप्रैल 16 को जो मशीन दिख रहा है उसमें तो ये इंक्लूडेड है ना। अरे नहीं इंक्लूडेड बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे वही मशीन है। हम जो भी मशीन खरीदा होगा अभी तक फर्स्ट अप्रैल 16 को सबका वैल्यू 20 लाख है, तो हम बोलना चाहते 7.5 लाख 20 लाख में तो इंक्लूडेड है ना। ठीक है, अभी और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता ना तुम सिंपली निकाल देता, तुमको 13 14 14 15 15 16 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तुम एक बार डेप्रिसिएशन निकालता मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देता। डब्ल्यूडीवी मेथड है, बार बार निकालना। तो एक काम करो, यहां पे डेप्रिसिएशन लेस करो। डेप्रिसिएशन फॉर 13 14 कितना रेट है? 10%, मतलब 75,000। फिर वैल्यू कितना बचा? 6,75,000। दिस इज द वैल्यू ऑन 1/4/14। फिर डेप्रिसिएशन लेस करो फॉर 14 15, तो ये डेप्रिसिएशन होगा 67,500 का 10%, मतलब 67,500। 6,75,000 का 10%, 67,500। फिर वैल्यू जो बचेगी दैट इज 607,500। दिस इज वैल्यू ऑन 1/4/15, बस एक साल का और डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 15 16, 60750। बुक वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को तो डेप्रिसिएशन चाहिए। बोल दे कितना ने 5। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑन 1/4/16, बट इसका रोल नहीं है कुछ। ठीक है, निकाल लिए, अच्छा किए। 60750 इज द डेप्रिसिएशन। अपने को टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए था, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 60750 6,7500 75,000, इन तीनों का समीशन कितना हो रहा है? टू 03250। देखो इतना डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन सोल्ड इज दिस। एक बार कैलकुलेट कर लो, हो सकता है गलती हो गया तो। 203250। अब अपने आ जाओ वापस से अपने अकाउंट्स में। ये तो वर्किंग था। हम लोगों को क्या करना था, हम लोग क्या समझे थे, जब भी एसेट को बेचेंगे हम लोग का रोल क्या रहेगा, उसका कॉस्ट को हम लोग कहां से हटाएंगे? एसेट अकाउंट से। एसेट अकाउंट से कॉस्ट हटा देते हैं। फर्स्ट अप्रैल 16 को
फर्स्ट अप्रैल 16 बाई मशीन डिस्पोजल, कितने कॉस्ट का एसेट बेचे हो? 7.5 लाख कॉस्ट का एसेट बेचे, क्या दिए? क्रॉस पोस्टिंग कर दो एसेट डिस्पोजल में। फर्स्ट अप्रैल 16 टू मशीनरी अकाउंट 7,50,000। एसेट अकाउंट से तो कॉस्ट हट गया। अब इस प्रोविजन अकाउंट में जितना डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ उस एसेट्स को बेचे हैं जिसका, उसको हटा दो। कितना है तुम लोग अभी अभी कैलकुलेट किए हो? 203250, हटा दो उसको। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट अप्रैल 16 को टू मशीन डिस्पोजल 203250, इसको भी मशीन डिस्पोजल में डाल दो। फर्स्ट अप्रैल 16 बाई PFD 203250। अब चलो पहले इस मशीन डिस्पोजल को खत्म करो। मशीन डिस्पोजल को खत्म करने के लिए तुमको करना क्या होगा? जितना प्राइस में बेचे उसको दिखा दो। बाय बैंक, हम लोग उसको बेच कितना में रहे हैं? 5 लाख में, 5 lakhs। बस अब जहां डिफरेंस आ रहा है, देखो कहां डिफरेंस आ रहा है? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब लॉस है। तो बाय लॉस ऑन सेल 5 लाख, बाय लॉस ऑन सेल कितने का लॉस आ रहा है? इट्स 46,750। नहीं, अभी एक डेप्रिसिएशन बचा, लास्ट पार्ट। अच्छा देखो, अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यहां पे ध्यान दो, ये जो 20 लाख का एसेट है इसमें से ये एसेट तो बिक चुका है, माइनस कर देते, और इस एसेट्स का डेप्रिसिएशन भी तो हट चुका है। एक काम करो, एक बार आओ अपने यहां पे कैलकुलेशंस करते हैं। लास्ट वर्किंग है, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स। क्योंकि WDV फॉलो करना है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कॉस्ट पे कैलकुलेट हो जाता। यहां पे ध्यान दो, तुम्हारे पास कॉस्ट, एक बार हम ले रहे हैं बिफोर सेल और आफ्टर सेल। बिफोर सेल तुम्हारे पास कितने का एसेट था? 20 लाख का ना। आफ्टर सेल कितने? कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट 7.5 लाख चला गया, 12,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिफोर सेल कितना था? तुमको दिख रहा है 8 लाख था। आफ्टर सेल कितना? अरे इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा दे, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाए हो? 203250। तो 8 लाख में से 203250 माइनस करोगे, यहां पे 7.5 लाख माइनस किए थे ना। कॉस्ट का एसेट हटा उसको हटा दिए, जितना डेप्रिसिएशन हटा उसको हटा दिए। डेप्रिसिएशन कितना हट रहा है? 203250, तो उसको हटा दो, तो कितना वैल्यू बच रहा है? 596। देखो हम क्या किया ये बता देते हैं फिर से। हम लिखा कि पहले मेरे पास 20 लाख का एसेट था, तुमको दिख रहा है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 8 लाख तुमको दिख रहा है। यानी अगर हम लोग डेप्रिसिएटेड वैल्यू की बात करें तो कितनी थी? 12 लाख। डेप्रिसिएटेड वैल्यू मतलब क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो WDV मेथड में तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बच रहा है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम है। तो हम पहले वाला सिनेरियो दिखाए, देखो 20 लाख था, 8 लाख था, WDV कितना था? 12 लाख। अगर ये एसेट का कॉस्ट चला गया और ये डेप्रिसिएशन चला गया, तो अभी कॉस्ट इतना बचा, डेप्रिसिएशन इतना बचा, WDV कितना बचा हुआ है? डिफरेंस। WDV कितना बचा हुआ है? 12,50,000 माइनस 596,750, दैट इज 653,250। ये जो WDV बचा हुआ है उसी पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट? फिर से समझ लो, 20 लाख 8 लाख पहले से था,
अरे भाई पहले से था जिसमें तो बेच दिया उसको तो खत्म करो, उस पर तो अब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन जो बचा हुआ उस पर चार्ज होगा। तो बची हुई वैल्यू जो उसका कॉस्ट है 12.5 लाख, और डेप्रिसिएशन कितना है उसका, तो माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, डब्ल्यूडीवी, और उस डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो इसके ऊपर तुमको सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%, एंड दैट इज 65325। 1 साल का ही तो होगा बस। और इसको अब दिखा दो बुक्स में, और दिखाने के लिए अपने क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, बस कंप्लीट हो गया, फिर बैलेंस कर दो, सम खत्म। बोला ये डेप्रीसिएशन है ना। अब इस डेप्रीसिएशन को दिखाने के लिए तुम क्या करेगा, पीएफडी अकाउंट में आएगा 31 मार्च 2017, बाई डेप्रीसिएशन अमाउंट होगा 65325, बस और कुछ नहीं बचा। अब कंप्लीट कर दो, कंप्लीट मतलब नॉर्मल बैलेंसिंग कर दो। 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरेड डाउन, ये बचा अमाउंट मेरे पास 662075, और इसको हम लोग 1417 को बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 662075। तो पीएफडी कंप्लीट हुआ। अब अपने मशीन राघव बोल रहे सर बस बहुत हो गया। अब क्या करें, मशीनरी अकाउंट में मशीन का भी नॉर्मल बैलेंस कर दो। 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरेड डाउन 12,50,000, बस सम कंप्लीट हो गया। जो तुम लोग का टॉर्चर खत्म। लेकिन रुको, टॉर्चर के लिए एक नेक्स्ट टॉर्चर के लिए तैयारी कर ले। अरे मतलब नेक्स्ट टॉर्चर अपने कौन से टॉपिक पे करें, वेयरएस का नहीं है तो ठीक है, जिनका है वो तुम छुट्टी ले लेना, उस समय कर लेना आके। अरे ये सब टॉर्चर अच्छा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉर्चर रहेगा बीआरएस पे।